नमस्ते। ईरान के अलावा एक और देश ऐसा है जहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, जहाँ पर बच्चों के पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़कों पे कचरे का ढेर पड़ा है, ऑयल की सप्लाई नहीं है, घरों में खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, लोग भाग-भाग के उस देश को छोड़कर जा रहे हैं। देश का नाम है क्यूबा और एक बार फिर से ये वही कंट्री है, जैसे ईरान इस समय अमेरिका के निशाने पे है, ऐसे ही क्यूबा भी अमेरिका से दुश्मनी की सजा या कीमत चुका रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यूबा है क्या भला? तो देखिए क्यूबा एक छोटा-सा देश है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो क्योंकि हम वर्ल्ड को ऐसे ग्लोब की फॉर्म में दिखाते हैं और इस साइड अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा जिसको लोग बोलते हैं ग्रेट अमेरिका। अब इस अमेरिका में फ्लोरिडा और इस फ्लोरिडा वाले ईस्टर्न कोस्ट के पास इधर कैलिफोर्निया है ये मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज छोटे वाली कंट्रीज जो हैं, यहाँ कनाडा, ये है फ्लोरिडा। अब ये जो फ्लोरिडा है यहाँ पे मैं एफ लगा देता हूँ, दिस इज फ्लोरिडा ऑफ अमेरिका। फ्लोरिडा के पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ है गल्फ ऑफ मेक्सिको। इस गल्फ ऑफ मेक्सिको के बिल्कुल इस साइड में अगर कोई दिखेगा तो यहां मिलेगी एक छोटू सी कंट्री जिसका नाम है क्यूबा। एक क्वेश्चन तो यही याद रखना है कि क्यूबा की कैपिटल क्या है, तो क्यूबा के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक सिटी है जिसका नाम है हवाना। हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। इतना छोटा सा देश है यहाँ पे और अमेरिका से मुश्किल से ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। इस कंट्री में भुखमरी चल रही है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी चल रही है। तो जब भी क्यूबा का किस्सा आता है तो मेरे दिमाग में एक चीज याद आती है कि हिस्ट्री में एक जगह आती है मेलॉस। अगर किसी ने ग्रीक हिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से, एथेंस को पढ़ा है, किसी ने स्पार्टा को पढ़ा है, तो मेलॉस जरूर सुना होगा। तो मेलॉस क्या था? दो बड़े किंगडम थे, एथेंस और स्पार्टा। इन दोनों के बीच में एक छोटी सी जगह थी मेलॉस। एथेंस वालों ने मेलॉस वालों को बोला कि तुम हमारी साइड मिल जाओ, स्पार्टा से वॉर करेंगे। मेलॉस ने कहा नहीं, ना मैं तुम्हारी साइड हूं ना मैं तुम्हारी साइड हूं, मैं एक सोवेरियन इंडिपेंडेंट नेशन हूं, मैं अपने फैसले खुद लूंगा। तो हुआ क्या, एथेंस ने मेलॉस पे अटैक कर दिया और मेलॉस के सारे आदमियों को मार डाला। ये किस्सा जब बुक्स में लिखा गया तो वहां पर एक बहुत गजब की लाइन आती है, कोट अनकोट करके मैं लिख रहा हूं कि a strong man will do everything he can and a weak man will suffer with every level he should। कि एक ताकतवर आदमी हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है और एक कमजोर आदमी को हर वो दर्द सहना पड़ेगा जो उसे सहना चाहिए। ये किस्सा जो है ये क्यूबा के केस में पूरी तरह फिट बैठता है। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री में किसी कंट्री को सबसे ज्यादा सजा दी गई उसकी। तो आज का अपना टॉपिक है द क्यूबा ब्लॉकेड। क्यूबा ब्लॉकेड क्या है? क्यूबा ब्लॉकेड, अमेरिका क्यूबा को सजा दे रहा है और ये सजा कितने सालों से चल रही है? 60 साल हो गए, 60 ईयर्स से ज्यादा हो गए, आज भी क्यूबा को सजा मिल रही है। इसे कहा गया है ब्लॉकेड। तो आज हम इसकी बात करते हैं कि क्यों अमेरिका क्यूबा का दुश्मन बना बैठा है और क्यों क्यूबा फिर से न्यूज में है और ऐसा क्या हुआ कि ईरान पे इफेक्ट जो हुआ, ईरान पे जो अटैक अमेरिका ने या इजराइल ने कर रखा है उसका असर क्यूबा पर कैसे हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूबा यहां पड़ता है, ऐसे ही थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कोई जमाने में क्यूबा कॉलोनी हुआ करता था बट कंट्री की फॉर्म में क्यूबा सबसे पहले न्यूज में आता है 1959 में। हुआ क्या कि क्यूबा में एक एक शासक हुआ करता था, एक वहां पे लीडर हुआ करता था जिसका नाम था बटिस्टा। अब ये जो बटिस्टा था, ये बटिस्टा यूएस का एजेंट था, अमेरिका का एजेंट था। वही जो कहानी ईरान में थी वही यहां थी। क्यूबा के अंदर जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां थी, वो सारी-सारी कंपनियां अमेरिका की थी। यानी ये अमेरिका था, ये फ्लोरिडा और ये कोस्टल एरिया अमेरिका का, ये कैलिफोर्निया। तो यहां मैं लिख देता हूं अमेरिका था ये और इसके बिल्कुल पड़ोस में यहां पर ये क्यूबा आज भी है। लेकिन क्यूबा से पैसा निकल निकल के अमेरिका जाया करता था। एवरीथिंग वाज गुड। फिर वहां पर क्यूबा में एक रेवोल्यूशन आता है। वो जो रेवोल्यूशन लाने वाला लीडर था, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, फिदेल कास्त्रो। गूगल पे डालेंगे तो आपको आएगा बिल्कुल फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो जो है ये रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के थे और कम्युनिस्ट थे, कट्टर कम्युनिस्ट थे। तो फिदेल कास्त्रो ने यहां पर आंदोलन किया
और लोग, क्यूबा की जनता जो थी वो सड़कों पर आई और उन्होंने अमेरिका समर्थित बटिस्टा जो था उसकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। अब आप कहोगे सर 2026 में 1959 की बात क्यों ला रहे हो? बिल्कुल लानी पड़ेगी, यहीं से तो चीज निकल के आती है। अब 1959 में जब इन्होंने इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, तो आते ही पावर में फिदेल कास्त्रो ने सबसे पहला काम क्या किया? अमेरिका की जितनी भी कंपनियां वहां पर थी, अमेरिकियों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज क्यूबा के अंदर खरीदी थी, इलीगली जो ऑक्यूपाई करी थी, उन सबका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब क्यूबा की जमीन में अगर कोई फैक्ट्री, बड़ी कंपनी अमेरिकियों ने लगा रखी है, तो क्यूबा ने डिक्लेयर कर दिया ये क्यूबा की संपत्ति होगी। बस वो टाइम था 1960 का जब अमेरिका ने क्यूबा से दुश्मनी करी और ये दुश्मनी इतनी तकड़ी करी कि आज भी अमेरिका उस दुश्मनी को निभा रहा है। लाखों लोग जो हैं उनकी जिंदगी पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब हुआ क्या कि 1960 में ये दुश्मनी शुरू हुई, फिर अमेरिका ने दोबारा हासिल करने के लिए अपनी सत्ता, अमेरिका ने 1961 में बे ऑफ पिग्स, वहां पे एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं बे ऑफ पिग्स, वहां पे अटैक करवाया। अच्छा, ये जो अटैक करवाया था, इस टाइम कैनेडी जो थे वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के। ये अटैक अमेरिका को उतना ही महंगा पड़ा जितना आज ईरान के ऊपर अटैक महंगा पड़ रहा है। उस टाइम अमेरिका को पूरी तरह मुंह की खानी पड़ी और अमेरिका को यहां से वापस जाना पड़ा। तो क्यूबा जो था वो इस तरह नजरों में आया। अब उस जमाने में आपको पता है दुनिया में दो ही सेंटर ऑफ पावर हुआ करते थे। इस तरफ हुआ करता था यूएसए और इस तरफ हुआ करता था यूएसएसआर, जिसको आज आप बोल देते हो रूस या रशिया। अब यूएसएसआर का एनिमी अगर कोई है, यूएसएसआर का एनिमी बन गया क्यूबा, और क्यूबा अगर इसका एनिमी है तो यूएसएसआर भी यूएसए का एनिमी है। तो यूएसएसआर ने क्यूबा को कहा कि यू आर माय फ्रेंड, बिकॉज मित्र का मित्र शत्रु होता है, दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त बहुत जल्दी बनता है। तो क्यूबा जो था वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया रशिया का। बहुत बार क्वेश्चन आता है, 1962 में कंडीशन आई थी जिसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या थे कि ये अमेरिका है, ये क्यूबा है। तो हुआ क्या कि क्यूबा रशिया का दोस्त बन गया, तो रशिया ने अपनी मिसाइलें, जितनी भी एटम वाली मिसाइलें थी, एटॉमिक वेपन जो थे, वो लाके क्यूबा के अंदर सेट कर दिए थे और इन मिसाइलों के निशाने पे थे अमेरिका के सारे शहर। अमेरिका के सारे इंपॉर्टेंट सिटी जो थे वो इन मिसाइलों के निशाने पे थे। अमेरिका ने भी बदला लेने के लिए क्या किया, लाके और समंदर में अपनी मिसाइलें सेट कर दी। ये 13 दिन तक चला था। इसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। यहां से भी अमेरिका को यह पता लग गया था कि इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में क्यूबा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो मेरे बिल्कुल पड़ोस में बैठा है। तो अमेरिका ने उसी टाइम ठान लिया था कि मुझे बदला तो इससे लेना है। तो 1962 में अमेरिका ने इससे बदला लेने की यह कार्रवाई शुरू की। एक और बात याद रखना, यहीं से टर्म आता है न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है कि जब दो कंट्री के पास इक्वल पावर के एटम बॉम्ब होते हैं तो दोनों कंट्री धमका सकती हैं, एक दूसरे को जल्दी से अटैक नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना, ये आपस में लड़ते रहते हैं। गालवान हुआ, कारगिल हुआ, एक दूसरे के लीडर जो है वो बोलते भी रहते हैं हम तुम पे एटम मिसाइल मारेंगे, हम तुम पे ये अटैक करेंगे। लेकिन परमाणु हमला या एटम अटैक जब दोनों के पास हथियार हो तो कोई भी जल्दी से करता नहीं है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। तो हुआ क्या था कि क्यूबा जो था, क्यूबा के पास न्यूक्लियर वेपन था नहीं, तो क्यूबा था नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन बहुत सारे हैं, तो अमेरिका है न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट दूसरे न्यूक्लियर नॉन वेपन स्टेट को बहुत नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को बहुत जल्दी डरा सकता है। बट क्यूबा के सिर पे आके बैठ गया रशिया। इसको आईआर की लैंग्वेज में कहा जाता है न्यूक्लियर अम्ब्रेला। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब क्या हुआ कि रशिया कह रहा है कि क्यूबा के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट हमारा न्यूक्लियर वेपन क्यूबा की हेल्प के लिए बना है। ऐसे है जैसे बारिश हो रही है और मेरे पास छाता नहीं है, लेकिन कोई आप में से कोई आके अपना छाता मेरे ऊपर लेके खड़ा हो जाए। ऐसे रशिया आके खड़ा हो गया था। तो उस टाइम जो कंडीशन बनती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब दोनों के पास है, अटैक इसीलिए रुका है कि दोनों के पास हथियार है। तो उस टाइम 1962 में ये कंडीशन हुई। अब ये कंडीशन होने के बाद 13 दिन बाद दोनों पीछे हट गए और न्यूक्लियर वॉर जो थी वो रुक गई, यानी हुई ही नहीं शुरू। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाना शुरू किया। अब ब्लॉकेड क्या होता है? ब्लॉकेड का मतलब होता है प्रतिबंध, कि क्यूबा को घोट दो, बुरी तरह से चारों तरफ से घेर लो क्यूबा को। तो सबसे पहला तरीका अमेरिका ने लगाया ट्रेड।
अमेरिका ने कहा, सबसे पहली चीज अमेरिका ने कही कि यूएसए से क्यूबा को कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी चीज। यूएसए से क्यूबा को कोई चीज इंपोर्ट नहीं होगी, मतलब ना तो क्यूबा से यूएसए में कुछ आएगा, ना यूएसए से क्यूबा में कुछ जाएगा। आपको हैरानी होगी सुनकर, लेकिन फ्लोरिडा से 100 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा है। यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां से अगर ऑयल आता है, यहां से अगर तेल आता है, तो उसको 1 दिन लगेगा, सुबह चलेगा, शाम तक ऑयल यहां पहुंच जाएगा। लेकिन क्यूबा को तेल रशिया से मंगाना पड़ता है। क्यूबा को तेल वेनेजुएला से लेना पड़ता था। क्यूबा को तेल ईरान से लाना पड़ता था। अभी पूरी कहानी समझ में आएगी। अब रशिया से जब तेल आता था तो लगते थे अप्रोक्सीमेटली 40 दिन तेल आने में। जब वेनेजुएला से आता था तो ये 2 या 3 दिन के अंदर पहुंच जाता था, और ईरान से आता था तब भी 8 से 10 दिन लग जाते थे, क्योंकि अमेरिका ने साफ बोला था ना हम एक्सपोर्ट करेंगे ना कुछ इंपोर्ट करेंगे इसके साथ। फिर दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या? इन्होंने कहा कोई अमेरिका का बैंक क्यूबा के रेफरेंस में क्यूबा की कोई कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। थर्ड कंट्री, कोई और कंट्री, मतलब इस तरह से जैसे यूएसए है, ये क्यूबा है, और क्यूबा वालों को यूएसए में पैसा भेजना है। तो क्यूबा वाले क्या करते थे पहले, जैसे दुबई चले गए, दुबई की कोई कंपनी को पैसा दिया कि आप हमारे लिए ये चीज खरीद के लाओ। तो ये अगर हो रहा था तो उस पर भी यूएसए वाले जुर्माना लगाने लग गए कि तुम डायरेक्टली तो खरीद ही नहीं सकते, किसी के थ्रू भी नहीं मंगवा सकते। कोई अगर आपकी हेल्प करेगा इन ट्रांजेक्शन्स में, यूएस डॉलर्स अरेंज करने में, इसमें, तो हम उसको भी जो है पिनलाइज करेंगे, उसको भी हम दुश्मन मानेंगे अपना। और फिर स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट क्या होता है, जो बैंक होते हैं उनके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जब होते हैं तो उनके कंफर्मेशन के लिए एक नेटवर्किंग बना हुआ है, उस कम्युनिकेशन को कहते हैं स्विफ्ट। तो क्यूबा को उससे भी बाहर कर दिया, जैसे ईरान को बाहर किया था, क्यूबा को भी अमेरिका ने बाहर करवा दिया कि बैंकिंग सिस्टम यूज ही नहीं कर सकते आप हमारा। अब जो क्यूबा था उसके पास एक दो चीजें और बची कि भाई बाहर के जो देश है उनसे दोस्ती करते हैं, कि चलो ठीक है। तो उस टाइम अमेरिका उठा करके लाता है मोनरो डॉक्ट्रिन। मोनरो डॉक्ट्रिन क्या होती है इसकी बात अभी आगे बताऊंगा, पहले ये देखो। तो इन्होंने कहा कि कोई भी देश अगर हेल्प करने आएगा क्यूबा की, तो वो अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। कोई भी जहाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कोई भी जहाज अगर क्यूबा के अंदर आके रुकता है, क्योंकि क्यूबा समंदर के अंदर है, तो कोई भी जहाज क्यूबा के अंदर आके रुकता है तो रेडी रहना। वो कंट्री जो क्यूबा में अपना जहाज भेजेगी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ, वो अमेरिका की दुश्मन मानी जाएगी। अभी देखना यूएन क्या कर रहा है, ये भी बताऊंगा आपको, अजीब लगेगा सुन के। फिर उसके बाद अमेरिका का जो लॉ है, यूएस का जो लॉ है, ये जो लॉ हमने बनाए हैं, ये पूरी दुनिया के लिए लागू होते हैं। अमेरिका ने ये घोषणा कर दी। अब क्यूबा का तो गला यूं पकड़ लिया आपने, छोटा सा कंट्री है, ठीक है। अब देखो क्यूबा के साथ हुआ क्या। तो अमेरिका ने कहा कि क्यूबा, यहां दो चीजें आती हैं, स्टेटेड रीजन वर्सेस रियल रीजन। स्टेटेड रीजन मतलब वो कारण जो अमेरिका बता रहा है, यूएन के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, डिस्कशंस में जो अमेरिका ने कारण बताए वो क्या थे कि क्यों क्यूबा के साथ ऐसा कर रहा है। सबसे पहला रीजन कि क्यूबा तो कम्युनिस्ट है। अब जैसे ही क्यूबा कम्युनिस्ट है तो यहां एक सवाल आता है, अमेरिका से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर क्यूबा कम्युनिस्ट है तो क्या कम्युनिस्ट होना गुनाह है? किसी की कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है। कोई आदमी कैपिटलिस्टिक हो सकता है, कोई आदमी मिक्स्ड आइडियोलॉजी का हो सकता है, कोई सोशलिस्ट हो सकता है, कोई कम्युनिस्ट हो सकता है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डेमोक्रेसी में ऐसा कहा जाता है कि अगर एक आदमी की ओपिनियन 1 अरब लोगों की ओपिनियन के अगेंस्ट है, तो भी उस एक आदमी को ये राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो बिना डर के ये कह सके कि आप 1 अरब लोग भले ही इस आइडियोलॉजी के हो, लेकिन मैं आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूं। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को तो लिबर्टी कहते हैं। और अमेरिका कहता है लिबर्टी टर्म हमने इजाद किया है। लिबर्टी की बात ऑलिव ब्रांच पिटीशन से वो लेकर के आता है। लेकिन क्यूबा के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्टिक नहीं है। और मान लो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला है भी, तो उससे अमेरिका को क्या खतरा है? फिर अगली चीज क्या कहा जाता है कि क्यूबा के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, कि क्यूबा में मानवाधिकार जो है उनका उल्लंघन किया जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि क्यूबा जो है सोवियत रूस का या रशिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है, और ये हमारे अगेंस्ट उनका दोस्त बना हुआ है। तो यहां पर सवाल आता है कि अगर क्यूबा ने रूस की हेल्प की अमेरिका के अगेंस्ट, या अमेरिका के अगेंस्ट रूस की हेल्प ली, तो आज अमेरिका भी तो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है।
ऐसी कंडीशन में सवाल उठता है कि आपके पड़ोस में अगर कोई है, तो क्या वो किसी और को दोस्त नहीं बना सकता? क्या वो किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकता? सिर्फ इसलिए कि आपको वो पसंद नहीं है, आप उस कंट्री को बिल्कुल चौक करके छोड़ दोगे, बिल्कुल एकदम उसको घोट के रख दोगे आप, कि आप ट्रेड भी नहीं करोगे, आपको फाइनेंस भी नहीं मिलेगा, आपको ऑयल भी नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशंस जब आती हैं, तो उस टाइम जिक्र आता है मोनरो डॉक्ट्रिन का। मोनरो डॉक्ट्रिन क्या था? मोनरो डॉक्ट्रिन में अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिकन एरिया में, अब अमेरिकन एरिया कौन-सा मानते हैं ये वाला इलाका। यहां 2 कॉन्टिनेंट आते हैं, इस जगह आता है नॉर्थ अमेरिका, ऐसे, और इसके पड़ोस में यहीं पे शुरू हो जाता है साउथ अमेरिका, ये। तो अमेरिका का ये कहना है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग ये वाला एरिया, ग्रीनलैंड वाला एरिया जो है ना? इस पूरे एरिया के अंदर वो कह रहा है ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं आधा, कोई भी गोला होता है उसका आधा पार्ट, कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका वाला जो एरिया है, यहां पर अगर यूरोप या कोई भी बाहर वाला आएगा, तो उसको अमेरिका के अगेंस्ट इन्वेजन समझा जाएगा। तो अमेरिका का ये कहना है कि मैं ठेकेदार हूं, ना सिर्फ इस एरिया का, बल्कि इन कंट्रीज का भी, इन कंट्रीज का भी, इस एरिया का भी, इस एरिया का भी, ये पूरा एरिया मेरा है। इसको कहते हैं मोनरो डॉक्ट्रिन। और इस पूरे एरिया को, क्योंकि ये मेरा एरिया है और मेरी रक्षा करना मेरा अधिकार है, तो इस वजह से क्यूबा यहां पर जो है, जो कि किसका दोस्त है कि साहब, जो रशिया का दोस्त है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का है, ठीक है, जिसकी आइडियोलॉजी हमसे अलग है, उस कंट्री को हम तब तक परेशान कर सकते हैं जब तक हम चाहें। अब इन सब चीजों के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट आप बात कर सकते हो? अच्छा, एक और बात, अमेरिका ने कहा कि ये जो क्यूबा जैसे राष्ट्र हैं, ये रीजनल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट हैं। रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब हमारे खित्ते में, उर्दू में एक वर्ड आता है खित्ते में, खित्ता मतलब एरिया में, कि हमारे एरिया में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं क्यूबा जैसे राष्ट्र। ठीक है, फिर इस तरफ आते हैं, रियल बात क्या है? तो क्यूबा वालों का यह कहना है कि रियल बात यह है कि हमने पैक्स अमेरिकाना जो है, उसको हां करने से मना कर दिया। पैक्स अमेरिकाना क्या है? ये मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका की एक पॉलिसी है, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका आर्मी के थ्रू, नाटो के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, नियो कॉलोनियलिज्म के थ्रू एक तरह की ये कह रहे हैं कि अपनी ग्रिप हासिल करना चाहता है दुनिया भर में, उसको कहा जाता है पैक्स अमेरिकाना। तो क्यूबा का ये कहना है ये सारे बहाने हैं अमेरिका के, मैं सिर्फ इस चीज की सजा भुगत रहा हूं कि मैं जैसे वो मेलोस खड़ा था, ऐसे मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं ये डिसाइड मैं करूंगा ना कि मुझे रशिया से दोस्ती करनी है, अमेरिका से दोस्ती करनी है। ये कहां लिखा हुआ है कि पड़ोस में कोई बैठा है तो किसी और से दोस्ती नहीं कर सकता? तो ये एक हुई। दूसरा, बैंड वैगनिंग रिफ्यूजल। बैंड वैगनिंग क्या होता है कि किसके साथ दोस्ती करोगे आप? अमेरिका कह रहा है हमसे हाथ मिला लो, हमसे नहीं मिला रहे तो हम जिन लोगों के अगेंस्ट हैं उनके अगेंस्ट हमारे साथ खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं करेगा क्यूबा, क्यूबा ने मना कर रखा है। अब बात आती है कि ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है? तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1962 में, मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चों के साथ ये चीज डिस्कस किया करो, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए थे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या थे? मैंने बताया कि दोनों कंट्री ने अपने अपने मिसाइल वहां पर लेके खड़े हो गए थे, पूरी दुनिया की सांसें यहां अटक गई थी। सबको लग रहा था कि आज अगर एक मिसाइल चल गई तो दुनिया बर्बाद कर देंगे ये लोग। उसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुए और रशिया क्यूबा का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। अब क्यूबा को चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम रशिया यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 तक क्यूबा एकदम बढ़िया जिंदगी जी रहा था। क्यों जी रहा था? क्योंकि यूएसएसआर से हर वो चीज आ जाती थी जो अमेरिका उसको नहीं देता था। लेकिन सब जानते हैं 1991 में जाके खुद यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है। यूएसएसआर के टुकड़े हो जाते हैं और बचता है उसका दोस्त रशिया। रशिया आज भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है? अब दिक्कत क्या आ गई है? क्यूबा के बुरे दिन शुरू कब से हुए? रशिया हर चीज दे रहा था, बट रशिया ने खुद एक मोर्चा खोल दिया यूक्रेन के अगेंस्ट। अब जो मुझे बचाने का वादा कर रहा था, वो खुद वॉर में लगा हुआ है। तो रशिया यूक्रेन के साथ लड़ने में बिजी है, रशिया यूरोप वालों के सामने बिजी हो रखा है। अब रशिया क्यूबा को कैसे हेल्प करेगा? तो क्यूबा का एक हाथ कट गया यहां से। फिर दूसरे नंबर पर, क्यूबा को रशिया से जो चीजें नहीं मिलती थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, यूएसए से जो नहीं मिलती थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ऑयल। हर कंट्री को ऑयल चाहिए। क्यूबा में खुद में भी ऑयल है। क्यूबा के अंदर 30-40 हजार बैरल ऑयल पर डे निकलता है।
बट क्यूबा की खपत है 1 लाख बैरल। अब वो जो ऑयल है वो आएगा कहां से? तो क्यूबा को अमेरिका देता नहीं ऑयल, तो क्यूबा जो है या तो रशिया से मंगाता था, अब रशिया नहीं है तो वेनेजुएला से आ रहा था, तो वेनेजुएला से खूब ऑयल आ रहा था। लेकिन आपको याद होगा, बुरे दिन शुरू होते हैं तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आदमी की ढोलक बजती है। अब क्यूबा के बुरे दिन कैसे शुरू हुए? आज से 4 साल पहले रशिया बिजी हो गया यूक्रेन वॉर के अंदर, तो रशिया हेल्प करनी कम हो गया। फिर दूसरे नंबर पर वेनेजुएला जो था, वेनेजुएला को आपको पता होगा कि मादुरो जो है, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको यूएसए ने कर लिया अरेस्ट। अब जैसे यूएसए ने अरेस्ट कर लिया तो यूएसए ने पावर में अपने आदमियों को बिठाया और ऑयल डील जो थी वो कर दी कैंसिल। अब जैसे ही ऑयल डील कैंसिल कर दी, यहां से ऑयल नहीं आ रहा, यहां से नहीं आ सकता। अब बचा क्या? तो अब इनके पास एक ऑप्शन और बचा था। क्यूबा वाले अब ऑयल खरीद रहे थे ईरान से। ईरान से क्यों आ रहा था ऑयल? ईरान से ऑयल आने की वजह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखी है। उसके अंदर आता है कि कौन किसका दोस्त होगा, कौन किसका दुश्मन होगा। तो उस बुक के अनुसार ईरान इसलिए हेल्प कर रहा है। उस बुक में ईरान का रेफरेंस नहीं दिया, उसमें सिर्फ ये दिया है कि अरिमित्र सिद्धांत आता है, सप्तांग थियरी आती है राष्ट्र की। उसमें आता है कि अगर आप दोनों के शत्रु एक हैं तो आपको वो चीज मना नहीं करेगा कुछ मांगने जाओगे तो क्यूबा ने ईरान की साइड मुंह किया। ईरान ने कहा पक्का, जितना ऑयल चाहिए मेरे से ले ले। तो अब क्यूबा के अंदर ऑयल और बाकी सारी चीजें ईरान से आ रही थी। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि जब आपका नसीब खराब है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपको ध्यान होगा, 1 महीना हो गया, ईरान खुद वॉर के अंदर बिजी है। तो 3 जगह से सप्लाई आ रही थी। रशिया, वो वॉर में बिजी हो गया। वेनेजुएला, उसके ऊपर यूएसए ने अटैक कर दिया एक तरह से इनडायरेक्टली, वहां के प्रेसिडेंट को लेकर के अरेस्ट कर रखा है। तीसरे नंबर पर बचा ईरान। ईरान वाला खुद ही, ईरान जो है गड़बड़ में फंसा हुआ है। तो अब सप्लाई आए कहां से ऑयल की? अब एक ही रास्ता बचा, यूएसए या यूएसए के दोस्त, वो दे नहीं सकते सप्लाई। अच्छा, ऐसी कंडीशन में अब ऐसा माना जा रहा है कि क्यूबा के पास एक ही ऑप्शन बचता है, चाइना। अच्छा, चाइना जो है वो पार्टनरशिप तो करके बैठा है इनके साथ। क्यूबा के पास टूरिज्म बहुत अच्छा है, शुगर जो है उसका एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब पूरी दुनिया के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ी है, पता ही नहीं है कि गैस का सिलेंडर अब की बार आएगा या नहीं आएगा, ऐसी कंडीशन में क्यूबा की हेल्प चाइना क्यों करेगा? और चाइना ने ये प्रूव कर दिया है, बहुत सारे केसेस में प्रूव हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उस टाइम चाइना ने ये प्रूव कर दिया कि चाइना को अपना माल बेचने से मतलब है। चाइना छोटी मोटी चीजों में सिर नहीं फंसाने वाला। चाइना को कोई मतलब नहीं है यूएन क्या बोलता है। चाइना को मतलब है मेरा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। चाइना को मतलब है ये चीज मुझे डिस्टर्ब करेगी तो मैं इसमें हाथ नहीं फंसाऊंगा। इसीलिए चाइना, आप देखेंगे ईरान वाले वॉर के अंदर कहीं खुल के बोल भी नहीं रहा है। चाइना यूक्रेन और रशिया वाले के अंदर खुल के नहीं बोल रहा है। चाइना कभी नहीं बोलता है जब तक कि उसकी जगह पर या उसकी चीज पर कोई हिट नहीं करे। चाइना तो उल्टा ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मैं कौन सा माल यहां बेच सकता हूं बल्क के अंदर। अब बात करते हैं यूएन की कि क्या यूएन कुछ कर रहा है क्या? तो आपको झटका लगेगा ये जानकर जब मैं ये बात बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशंस की बात जब करोगे तो आपको पता लगेगा कि यूएन में 191, 191 वोट, ध्यान सुनना, 191 देशों ने क्यूबा के साथ जो हो रहा है इसके अगेंस्ट वोट किया है। 191 कंट्रीज इस बात के अगेंस्ट है कि क्यूबा के साथ गलत कर रहे हो। यानी यूएन में रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यूएसए कहता है मेरा जो मन होगा वो मैं करूंगा, बिकॉज मेरे पास वीटो पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हूं। रशिया कह रहा है मैं भी मेंबर हूं, बट करें क्या? यूएन जब बना था तो उस टाइम उसके अंदर ये बात लिखी गई थी, कोई भी रेजोल्यूशन आ रहा है उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो है वो वीटो करेगा, और वीटो कर देगा तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा। 191 देश क्यूबा के साथ खड़े हैं। लेकिन कहां? वोट डालने वाले केस में वो ये कहते हैं क्यूबा के साथ गलत हो रहा है। तो अगर गलत हो रहा है तो क्यूबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े क्यों नहीं होते? शायद इसलिए नहीं होते कि जब ताकतवर आदमी कमजोर को मारता है तो जो लोग ताकतवर से भिड़ने की हिम्मत नहीं रखते, वो कमजोर को सिर्फ दिलासे दे सकते हैं कि कोई बात नहीं भाई, नसीब है, किस्मत है, तू बहादुरी से लड़ा, तूने ये किया। अब क्यूबा के जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है? क्यूबा के लोगों के साथ हो रहा है लगभग लाखों लोग हर रोज क्यूबा छोड़ के जा रहे हैं। इकोनॉमी जो थी वो 130 बिलियन डॉलर का डैमेज उठा चुकी है। ठीक है, और क्यूबा की बात जब आती है तो ये भी याद रखना कि क्यूबा के साथ इतना गड़बड़ हुआ है कि क्यूबा इस टाइम पे लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे किसी भी तरह से कोई भी बचा लो।
यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिलता है? यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि ये आईआर की दुनिया में आइडियोलॉजी काम नहीं आती। आईआर की दुनिया में आता है कंप्लायंस काम, कि कौन आपके साथ खड़ा है, ना कि इससे कि किसके साथ आपके विचार मिलते हैं। दूसरी चीज़, जब भी कभी बात आती है कि क्या छोटा देश, क्या कमज़ोर देश सर्वाइव कर सकता है? यस, सर्वाइव कर सकता है। बट उस देश के सर्वाइवल की कीमत चुकानी पड़ेगी उस देश के लोगों को, उस देश के नागरिकों को। फिर आता है कि इंटरनेशनल लॉ विदाउट एनफोर्समेंट इज जस्ट अ सजेशन। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सिर्फ सजेशन है, अगर इनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो। तो ये थी क्यूबा की क्विक कहानी। होपफुली कुछ सीखा होगा, कुछ आपके भी विचार होंगे, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना, वही मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।